हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का द सीजीपीएससी कोच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, मैथ्स पर हमारी क्लासेस चल रही हैं। लास्ट जो हमने देखा है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, चाल, समय और दूरी का हमने टॉपिक देखा। ठीक है, लास्ट जो हमारी क्लास थी वो किस पर आधारित थी? आपके ट्रेन और नाव और धारा पे हमारी क्लास हमने ली थी। ठीक है, तो दोस्तों मैं उस पर आप लोगों से एक बात करना चाहूँगा। कुछ दोस्तों का कमेंट्स आया था कि वो जो सर ये टॉपिक है ट्रेन का और नाव और धारा का, ये तो आपके सिलेबस में लिखा नहीं हुआ है, हॉस्टल वार्डन के सिलेबस में ये नहीं दिया हुआ है। तो दोस्तों देखिए, ये जो टॉपिक होता है ना आपका ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा का, दोस्तों ये टॉपिक होता है ना, ये चाल, समय और दूरी का ही आपके अंदर का टॉपिक है। क्या होता है कि आजकल इसको हमने अलग से कैटेगराइज कर दिया है, लेकिन ये यदि इसको हम अलग से कैटेगराइज ना भी करते तो भी हमको इस टॉपिक के अंतर्गत इसको पढ़ना होता है। ये तो क्या है कि जो आजकल जो बुक्स आती हैं तो बुक्स में इनको एक अलग टॉपिक बना दिया गया है पढ़ने की सहूलियत के लिए कि भाई चाल, समय, दूरी से कुछ क्वेश्चन यहां से रहेंगे, कुछ क्वेश्चन ट्रेन से रहेंगे और कुछ क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके नाव और धारा से रहेंगे। लेकिन ये तीनों ही जो आपके चाल, समय, दूरी के मेन क्वेश्चन, ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन और नाव और धारा से संबंधित क्वेश्चन, ये आपका चाल, समय और दूरी के टॉपिक का ही एक प्रश्न है। ये कोई अलग से कोई टॉपिक नहीं है दोस्तों। ठीक है, आप ट्रेन में जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं उसमें भी आप स्पीड, टाइम, डिस्टेंस को ही अप्लाई करते हैं, और जो आप नाव और धारा को पढ़ते हैं वहां भी आप चाल, समय और दूरी को ही अप्लाई करते हैं। कोई नया कॉन्सेप्ट आप वहां अप्लाई नहीं करते हैं। भाई ट्रेन में क्या होता है कि दो ट्रेनें या तो समान दिशा में जा रही होती हैं या एक दूसरे के अपोजिट आ रही होती हैं। अर्थात क्या, रिलेटिव स्पीड, सापेक्षिक गति की बात हो रही है। किसकी? सापेक्षिक गति, अर्थात क्या, स्पीड की बात हो रही है। और आपने यदि लास्ट क्लास को पढ़ा हुआ है तो आपने देखा है कि जो भी हम फॉर्मूले वहां डेवलप किए हैं या यूज कर रहे हैं वो संबंधित किससे हैं? वो आपके चाल, समय और दूरी से ही संबंधित आपके कॉन्सेप्ट हैं। और सेम सेम फॉर्मूला या सेम कॉन्सेप्ट हम किसमें यूज करते हैं? नाव और धारा में यूज करते हैं। तो आप इससे कंफ्यूज मत होइए। ये कोई सीजीपीएससी बेस का पेपर नहीं है कि आपको यहाँ पास जो लिख के दे दिया है कि भाई इतना ही क्वेश्चन पूछेगा तो वहीं से क्वेश्चन आएगा। सीजीपीएससी मेंस में ऐसा होता होगा? ये व्यापम है। यहाँ पास आपको चाल, समय, दूरी लिख दिया है, वो इतना कुछ आपके लिए नहीं करने वाला कि मैं कहां से प्रश्न पूछूंगा और कहां से नहीं पूछूंगा। यदि आप अभी अभी नए तैयारी करने वाले हैं दोस्तों तो एक अलग बात है। जो लोग पिछले 3 4 5 साल से तैयारी कर रहे हैं उनसे पूछिए कि व्यापम का पिछले 2 3 4 साल पहले क्या इतिहास रहा है। लिखता जो है कभी भी वहां से प्रश्न नहीं आता है, उसका मन चाहे वहां से प्रश्न करता है वो। तो वो तो अच्छा है कि अभी क्या हुआ है कि पिछली सरकार में या बात करें पिछले समय में जो कुछ भर्ती परीक्षाओं में जो कुछ अनियमितताएं देखी गई, उस कारण से क्या हो रहा है कि जो अब आपके जो पेपर हो रहे हैं वो थोड़े क्या हो रहे हैं, सरल हो रहे हैं। और उनमें क्या है, बहुत डिफरेंस नहीं आ रहा है, अर्थात ना तो बहुत टफ आ रहे हैं ना तो बहुत इजी आ रहे हैं, मॉडरेट लेवल के आपके एग्जाम हो रहे हैं। अदरवाइज व्यापम अपने लिए इस बात को लेकर कुख्यात है। व्यापम इस बात को लेकर कुख्यात है दोस्तों। अच्छे अच्छे आप पेपर देख लेना और व्यापम के पेपर देख लेना, चाहे सिलेबस की बात कर लो चाहे आप क्वेश्चन की बात कर लो, अच्छे टफ टफ क्वेश्चन निकलते हैं। और सिलेबस आप पूरा यूपी का, पूरे बिहार का किसी भी एग्जाम को देख लेना और हमारे व्यापम के एग्जाम का सिलेबस देख लेना। क्या नहीं है आप बताओ ना इसमें? मैथ्स नहीं है, रीजनिंग नहीं है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो नहीं है, हिस्ट्री नहीं है, पॉलिटी नहीं है, जियोग्राफी नहीं है, हिंदी नहीं है, इंग्लिश नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, करंट अफेयर नहीं है। क्या नहीं होता है हमारे सिलेबस में? सारा कुछ भरा होता है हमारे सिलेबस में। ठीक है दोस्तों, तो व्यापम की तैयारी कर रहे हो तो वहां पास आप ऐसे नहीं कर सकते कि भाई हमारे सिलेबस में ये नहीं लिखा तो इसको नहीं पढ़ेंगे, अब पूछ लेगा तो क्या करोगे? इसलिए दोस्तों आप लोगों को अलर्ट रहना है। मैं तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं। अब चलिए छोड़िए, नहीं तो बताता हूं मैं आपको। कुछ लोग तो क्या कर रहे हैं, ऐसे भी टॉपिक को सॉल्व करवा रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम। अरे वो तो चलो, जो आपका ट्रेन और नाव और धारा है ये तो आपके चाल, समय, दूरी के टॉपिक के ही अंदर का भाग है। लेकिन बताओ मेरे को अनुपात समानुपात कहां लिखा हुआ है? आप बताओ मेरे को, यहाँ पास जो आपका टाइम, वो नंबर सिस्टम में कहां लिखा हुआ है? पढ़ा रहे हैं लोग और हजारों की संख्या में लोग उसको देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है सिलेबस की, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है आपको कंटेंट की। वो मेरी जिम्मेदारी है, वो हमारी जिम्मेदारी है। आपको उससे जितना पढ़ा रहे हैं उतना प्रैक्टिस करिए और घर में जाकर के और भी क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना किसी देरी के आपके क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो क्या है? एवरेज, अर्थात क्या? औसत। और ये हमारे मैथ्स की 15वें नंबर की क्लास है। ठीक है भाई, तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए सबसे पहले क्या है, आपको समझना क्या है औसत। देखिए दोस्तों, ये औसत की परिभाषा क्या होती है ना, औसत एवरेज होता क्या है उसको हम समझें। उसके पहले समझना ये जरूरी है कि ये एवरेज उपयोग, ये एवरेज का यूज क्या होता है। तो दोस्तों कभी भी आपको किसी भी वस्तु का चाहे वो खाद्य पदार्थ हो,
चाहे वो कोई भी फर्नीचर हो, कोई भी सामान हो, किसी भी वस्तु को यदि आपको समान रूप से क्या करना हो, समान रूप से आपको जब कभी भी इसको वितरित करना हो, अर्थात आपको क्या करना हो, इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना हो। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, समान रूप से। सपोज आपके घर में, बताता हूं, चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। और दूसरा इसका प्रयोग कहां हो सकता है कि जैसे किसी भी वस्तु की हमको खपत पता करना है। सपोज हमारे घर में चावल आटे की कितनी खपत होती है, हमको किसी भी वस्तु की क्या खपत पता करना है। इसके बाद में क्या है कि हमको किसी व्यक्ति की उम्र पता लगाना है कि भाई हमारे ग्रुप में किस किस उम्र के लोग हैं। सपोज मान लीजिए कि कॉलेज में क्या होता है कि देखिए, जो कॉलेज में आपके फर्स्ट ईयर में जो आपके मित्र होते हैं, आप सेकेंड ईयर में हो या फाइनल ईयर में हो, या आप जिस भी आपके घर में, तो क्या रहता है कि वहां पास एक आसपास के एज के, यदि मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर में है तो 18-19 साल के आसपास से क्या रहते हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं। उनकी आयु ऐसा नहीं है कि एक 19 साल का है और एक 29 साल का है। तो क्या है कि आपको उम्र पता करनी हो, आपको खपत, अर्थात कि किसी घर में, किसी कंपनी में, किसी होटल में कितनी खपत हो रही है, आपको वो पता लगाना हो। यदि आपका क्रिकेट मैच हो रहा हो तो आपको रन रेट पता लगाना हो। क्या रन रेट, कि भाई आपके प्रत्येक ओवर में किस रन रेट से आपके क्या रन बन रहे हैं। तो दोस्तों, एवरेज हमको ऐसे तो लगता है कि क्या एवरेज कहाँ ही यूज होता होगा, लेकिन आप बिलीव करिए कि एवरेज आप डेली लाइफ में अपने यूज करते हो। बिल्कुल आप अपने डेली लाइफ में एवरेज को दोस्तों यूज करते हो। चलिए मैं आपको बताता हूं, देखिए एवरेज होता क्या है। यदि आप परिभाषा को समझें तो देखिए, परिभाषा क्या होती है, औसत। इसको आप नोट करिएगा, औसत अर्थात क्या, एवरेज बराबर क्या होता है, कुल। औसत बराबर क्या होता है कि सभी राशियों को, सपोज आपके पास में कुछ बहुत सारी क्या है संख्याएं दी हुई है, बहुत सारी वस्तुएं दी हुई है, बहुत सारे लोगों का वजन हो, बहुत सारे लोगों की उम्र का आपको क्या है आंकड़ा दिया हो, तो क्या होगा कि सभी राशियों का योग, अभी आप बस इतना समझिए, केवल सभी राशियों का योग, और भाग में क्या होगा, कुल राशि। ठीक है, तो क्या औसत क्या होता है कि सभी राशियों का योग भागे क्या, कुल राशि। तो ये क्या है, आपके एवरेज का फॉर्मूला होता है। और सिर्फ इसी एक फॉर्मूले से एवरेज में ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन आपके सिर्फ इसी फॉर्मूले से सॉल्व होते हैं। कोई भी नया इसमें फॉर्मूला यूज नहीं किया जाता। सिर्फ क्या होता है, कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है, शब्दों के साथ में खेलता है, बाकी सिंगल फॉर्मूले पे आपको पूरे का पूरा टॉपिक को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए पहले अब आपको मैं समझाता हूं। ये तो आपका हो गया फॉर्मूला। अब आपको समझना है कि जब हमको समान रूप से वितरित करना हो और क्या खपत, उम्र या रन रेट पता करना हो, तो चलिए उसको समझते हैं। तो पहले इसको नोट करो और फिर मैं आपको समझाता हूं कि एवरेज एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, सपोज मान लीजिए कि आपके घर में 4 सदस्य हैं। ठीक है, माता पिता भाई बहन 4 लोग हैं। अब आप देखिएगा, हम बात कर रहे हैं चावल की खपत की, कि आपके घर में चावल की कितनी खपत है। एक व्यक्ति जो है, आपका जो पहला सदस्य है, जो आपके घर का जो पहला सदस्य है, वो उसकी खपत है 10 किलो। वो, और ये बात कर रहे हैं चावल खपत की, बात कर रहे हैं कैसा आपका चावल खपत। सपोज मान लीजिए, है ना, यहां पास कुछ भी हम एग्जैक्टली नहीं मान रहे हैं, महीना, कि एक महीना में क्या कर रहे हो आप, कि चावल की खपत पता लगा रहे हो। तो आपके घर में 4 सदस्य हैं। पहला सदस्य जो है वो पर मंथ कितना खाता है, 10 केजी खाता है। जो आपका सेकंड सदस्य है आपके घर का, वो कितना खाता है, 15 केजी खाता है। जो आपके घर में तीसरा सदस्य है वो कितना खाता है, वो 5 किलो खाता है, 5 किलो खाता है। और जो आपके घर में चौथा सदस्य है दोस्तों, वो कितना खाता है, 20 किलो खाता है एक महीने में। ठीक है, अब क्या करना है कि पूरे महीने में, आपके घर में पूरे महीने में ये 4 लोग हैं, इनकी कुल खपत कितनी है, कुल खपत कितनी, तो क्या बताओगे आप, देखो कुल खपत कैसे निकालोगे कि वो एक पूरे महीने में कितना खाते हैं। तो देखो, जोड़ दोगे, 10 और 15 25, 25 और 5 30, और 20 कितना हो गया, 50। कितना हो गया, 50। इसके बाद में कुल मेंबर कितने हैं, तो कुल मेंबर हो गए आपके 4। अब क्या निकालना है आपको, एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालोगे, तो आप एवरेज निकालोगे क्या, औसत। क्या होता है,
राशियों का योग, सभी राशियों का योग, अर्थात सभी राशि कितनी है, 10, 15, 5, 20, सबका योग कितना है, 50। और नीचे क्या आएगा, कुल राशि, तो कितने लोग हैं, अर्थात 4 लोग हैं। देखो ना, सभी राशियों का योग, तो सभी राशियों का योग हमने निकाल दिया 50। उसके बाद में क्या है, कुल सदस्य या कुल राशि, तो कितनी है, 1, 2, 3, 4, तो ये कितना आ गया आपका 4। तो यहां से आपका एवरेज कितना आता है, उसको आप निकालोगे तो कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा 12.5। 12.5। ठीक है। अब देखिए इस कहानी से हमने क्या समझा। कभी भी आपने अपने घर में देखा होगा कि आपकी मम्मी है, सपोज हमारी माता जी होती है, तो क्या बोलती है कि भाई सपोज आने वाले महीने के लिए, जो जो महीना चल रहा है उस महीने के लिए आपको इकट्ठा राशन लेकर के आना है, एक बार में चावल, दाल, गेहूं, आटा, जो सब कुछ लेकर के आना है। तो किस अंदाज से बोलते हैं कि भाई सपोज देखो, हमने हमारी कुल खपत कितनी है, 50 किलो। कितनी है, 50 किलो। तो मम्मी क्या कहती है कि भाई 50 किलो चावल की कट्टी आएगा। वो किस आधार पे बोल रही है बताओ, कि उनको यह पता है। देखना अब आप समझना कि औसत क्या होता है। जरूरी नहीं है कि जो पहला सदस्य है, जरूरी नहीं है कि जो पहला सदस्य है वो 10 किलो ही खाए, हो सकता है कि वो 8 किलो खा ले। जरूरी नहीं है कि जो दूसरा सदस्य है वो 15 किलो ही खाए, हो सकता है कि वो 17 किलो खा ले। जो तीसरा जो 5 किलो खाता है वो 8 किलो भी खा सकता है, और जो चौथा 20 किलो खाता है वो 17 किलो भी खा सकता है। तो कई बार क्या होगा ना, कि कई बार एक ज्यादा खाएगा, एक कम खा लेगा, दूसरा अधिक खा लेगा, तीसरा कम खा लेगा। तो ज्यादा कम, लेकिन क्या होता है, एवरेज का मतलब क्या होता है कि भाई हमको इतना पता है कि कोई हो सकता है कि कोई कम खा ले, कोई ज्यादा खा ले, पर मोटा मोटी एक अंदाज में हमने क्या कर लिया, एवरेज निकाल लिया कि भाई ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है और ये 5 है। तो हमने क्या निकाल लिया कि भाई एवरेज लगभग, हमने क्या निकाल लिया कि एवरेज 12.5 किलो, एवरेज 12.5 किलो एक आदमी खाता है। कभी कोई कम खा लेता है, कभी कोई ज्यादा खा लेता है। आज ये 15 किलो खा रहा है, हो सकता है कि वो अगले महीने में 12 किलो खाए। तो लेकिन हमने क्या निकाल लिया कि भाई मोटा मोटी इसके आसपास क्या होता है कि एवरेज 12.5 किलो, 12.5 किलो एवरेज हमने अनुमान निकाल लिया। तो इससे हमको क्या मालूम पड़ गया, एवरेज से हमको यह मालूम पड़ गया कि हमारे इस महीने में हमको कितने चावल की रिक्वायरमेंट है। तो जब हम घर में बोलते हैं ना कि भाई 50 किलो चावल लेकर के आना, 25 किलो आटा लेकर के आना, अब फिक्स तो पता नहीं है, ये तो तय नहीं है ना कि आप तो डेली खाते नहीं हो कि भैया आज 25 ग्राम चावल खाऊंगा, कल 50 ग्राम चावल खाया था। और या तो ऐसा भी नहीं होगा कि आप डेली घर में 75 ग्राम चावल, आपकी मम्मी नापती है कि 75 ग्राम चावल सोनू खाएगा, 75 ग्राम चावल जो है मोनू खाएगा। तो दोस्तों क्या है कि यह एक अनुमान होता है, और ये अनुमान ही क्या होता है, आपका एवरेज होता है। तो दोस्तों एवरेज को हम एक नाम से और जानते हैं, इसका नाम होता है मध्यमान। एवरेज को और क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम कहते हैं मध्यमान। मध्यमान अर्थात क्या, कि सपोज 2 आदमी थे, एक 10 किलो खा रहा था, एक 15 किलो खा रहा था। तो दोनों कितने खा रहे हैं, कुल खा रहे हैं 25, और कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो कितना हो गया, देखो 12.5 हो गया। अब क्या है कि पहले कोई 10 किलो खा रहा था, कोई 15 किलो खा रहा था, हो सकता है कि अगले बार ये 15 किलो खा ले और ये 12 किलो खा ले, लेकिन खपत कितनी है, कुल 25 किलो है। ये हमने कहां से निकाला, 12.5। तो देखो अब ये क्या होता है कि सपोज हमारे पास में 12.5 क्या आ गया, आपका एवरेज आ गया। ये क्या आ गया, आपका एवरेज आ गया। अब हमको यदि महीने में आटा बुलवाना है 1 महीने के लिए, तो कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, तो गुणा कर देंगे 4 का, तो कुल खपत निकल जाएगी 50 किलो। यदि हमको 2 महीने का आटा, 2 महीने का चावल बुलवाना है, तो क्या कर देंगे हम, इसमें 2 का और गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 100 किलो। तो यहां से एवरेज खपत से हमको यह मालूम चलता है कि भाई हमारी एक्चुअल में आने वाले महीने में या आने वाले साल में खपत कितनी होनी है, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम उसका आंकड़ा निकाल लेते हैं। ठीक है। तो एवरेज में इससे अधिक आप लोगों को समझने की जरूरत नहीं है, सिंपल शब्दों में बहुत ही आसान है। जो भी आपको क्वांटिटी दी हुई है उनको जोड़ दो, और जितनी जितनी क्वांटिटी है, एक तो क्या है सभी राशियों का योग, और फिर कुल राशि कितनी है, अर्थात सभी सदस्यों द्वारा खाया की कुल खपत भागे कुल कितने सदस्य हैं, उनको भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा, आपका एवरेज निकल जाएगा। ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, नोट करना हो आप लोगों को, ये तो मैंने आपको समझाया है, कोई आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप चाहते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है दोस्तों। इस टॉपिक में कभी भी आप फंसते हो या आपको लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है, तो आपको करना क्या है कि आपको उस क्वेश्चन को छोड़ देना है कुछ समय के लिए। मैथ्स में दोस्तों बता रहा हूं, देखिए मैथ्स के साथ यदि आपको खेलना है तो मैथ्स से आपको लड़ाई नहीं करनी है। जो क्वेश्चन आपको उस समय के लिए नहीं बन रहा है, 1-2 बार प्रैक्टिस करना है, छोड़ देना है। अरे भाई जरूरी थोड़ी ना कि वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, या जरूरी ये भी नहीं कि उस क्वेश्चन को आपको अभी सॉल्व करना है, छोड़ दो। जो क्वेश्चन
दोस्तों जो भी लड़का घर में तैयारी करते समय, घर में मैथ्स की प्रैक्टिस करते समय यदि बार बार ऐसा करता है कि कोई क्वेश्चन में फंस रहा है, उसी से जूझ रहा है, 1 घंटे 2 घंटे वो 2 क्वेश्चन को लगा रहा है, बहुत बड़ी बेवकूफी है। और यही बेवकूफी आपको एग्जाम में भी नहीं करना है। नहीं बन रहा है, एक क्वेश्चन छोड़ दो, ज्यादा अच्छा है कि अपने 5 मिनट खराब करने से। हाँ, समय बचता है तो बाद में दोबारा सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो अपन को मैथ्स के साथ में लड़ाई नहीं करना है, भाईचारा बना के रखना है। नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ दो, आगे बढ़ेंगे, बाद में दोबारा देख लेंगे, तिबारा देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया क्या आपका एवरेज। आइए देखते हैं, अब इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिएगा। यदि 39, 48, 51, 63, 75, 83 और x तथा 69 का औसत 60 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान कितना होगा। देखो क्या क्या संख्या दी है हमको। देखिए हमको दिया है 39, और क्या दिया है 48, और क्या दिया है 51, और आपका 63, और क्या दिया हुआ है 63, 75, 83, x और क्या दिया है 69। हमको कितनी संख्या दी हुई है, देखिए एक, ये कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 संख्याएं दी हुई है, उनके ये हमको वैल्यू दे दिया हुआ है। और क्या बोल रहा है कि इन 8 संख्याओं का औसत कितना है, एवरेज कितना है। तो हमको एवरेज दे दिया है इनका, हमको एवरेज कितना दे दिया है दोस्तों 60। कितना, 8 संख्याओं का हमको औसत दे दिया है 60। ये क्या है आपका एवरेज, अर्थात क्या औसत। अब आप बताओ औसत बराबर क्या होता है। औसत बराबर होता है आपका संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का क्या, संख्याओं का योग और भागे क्या, कुल संख्या। ये क्या हो जाएगा आपका कुल संख्या। तो देखो यहां से आपको यदि क्या निकालना है, संख्याओं का योग निकालना है, तो क्या करोगे आप कुल संख्या का 60 में गुणा कर दोगे। संख्याओं का योग आपको, ये सारी संख्याओं को आपको जोड़ लेना है, इसको क्या करना है आपको जोड़ लेना है। तो संख्याओं का योग ये हो जाएगा। तो दोस्तों देखिएगा, मैं इसको अभी क्या करता हूं, इसको हटा के देखिएगा। देखो एवरेज बराबर क्या होता है, यहां पर समझना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। एवरेज बराबर क्या होता है, सम मतलब क्या, योग, और क्या होता है टोटल नंबर। ये हमको कितना दिया हुआ है 60। सम हमको पता नहीं है अभी, और हमारे को कितना है, टोटल नंबर कितने हैं 8। तो यहां से क्या निकाल लोगे, यहां से दोस्तों आप निकाल लोगे सम, अर्थात सभी संख्याओं का आप योग निकाल लोगे। ये सम मतलब क्या है, सभी संख्याओं का योग। कैसे निकालोगे, 60 में 8 का गुणा कर दोगे तो 8 छिंग कितना होगा आपका 48, अर्थात 480। ये क्या आ गया, सभी संख्याओं का योग आ गया। पूछ क्या रहा है आपसे, x का मान पूछ रहा है। तो देखिए क्या करेंगे, आप इन सबको जोड़ दीजिए, इन सबको जोड़ देंगे, जोड़ो, इसका आंसर कितना आएगा। और इन सबको जोड़ने के बाद में साथ में क्या होगा, प्लस x हो जाएगा, यदि आप इन सबको, ठीक है। तो चलिए इनको जोड़िए, देखो कितना होगा, जोड़ो कितना हो गया। सबसे पहले कभी भी आपको संख्याओं को एग्जाम में जोड़ना है ना, देखिए मेरे को तो इसका आंसर पता है, मेरे को इसका पता है कि इनका योग कितना आएगा, लेकिन मैं आपको जोड़ना सिखा रहा हूं दोस्तों। देखिए 39 है, इसको क्या कर सकते हो आप, पहले 30, इसका 9 छोड़ दो, 30 40 70, 70 और 50 120, 120 और 60। हमको क्या करना है, केवल पूर्ण संख्याओं को लेना है। जैसे 39 में 9 को छोड़ रहे हैं, 48 में 8 को छोड़ रहे हैं, 51 में 1 को छोड़ रहे हैं, 63 में 3 को छोड़ देंगे। सिर्फ क्या कर रहे हैं, पूरी संख्याओं को ले रहे हैं, अर्थात 30 40 70 50 120, 120 और 60 कितना 180, 180 और 70 कितना हो गया आपका, ये 180 और 70 कितना हो गया आपका 250, 250 और आपका 80 कितना हो गया 330, 330 और 60 कितना हो गया आपका 330 और 60 हो गया कितना 390, 390 तो ये हो गया आपका। कभी भी आपको एग्जाम में जोड़ना है तो आपको ऐसे जोड़ना है, 390 तो ये हो गया। अब देखो 9 और 8 कितना हो गया, 8 और 9 17, एक 18, 18 और 3 21, 21 और 5 26, 26 और 3 29 और 29 और आपका 9, 29 और 9 कितना हो गया आपका 38। तो ये कितना हो गया 38, जोड़ देंगे तो कितना आ गया आपका, ये आ गया 428।
तो दोस्तों जब आप इन संख्या को जोड़ोगे तो आपका कितना आ गया 428, और साथ में क्या होगा बताओ हमको, तो ये x का मान पूछा है, हमको पता नहीं है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, यहां से x हो गया। ये क्या आ गया, आपका दी हुई सभी संख्याओं का योगफल आ गया, अर्थात क्या आ गया, दी हुई सभी संख्याओं का सम आ गया। ये किसके बराबर है, देखो हमने यहां से क्या निकाला, हमको एवरेज दिया हुआ था कितना, आपका 60 दिया हुआ था, तो एवरेज से हमने क्या निकाल लिया दोस्तों, ऊपर का ये सम निकाल लिया। तो सभी संख्याओं का योग, अर्थात ये सम का मतलब क्या है दोस्तों, सभी संख्याओं का योग कितना आ गया 480। ये योग किसके बराबर है, सभी संख्याओं के योग के बराबर होगा, तो ये किसके बराबर है, 428 प्लस x के बराबर है। आपको x का मान पूछा है तो क्या करोगे, 480 में से आप माइनस कर दोगे कितना, आपका 428 को माइनस कर दोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। कर दो माइनस, कितना हो गया आपका 480 में से आप 428 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका, यहां से x का मान आ जाएगा 52, तो इसका आंसर कितना हो गया 52। ठीक है, तो सारा का सारा खेल क्या है कि आपको जब भी एवरेज देगा तो वहां से आप टोटल निकाल सकते हो। तो हमने यहां पर क्या कर लिया, योग अर्थात क्या टोटल निकाल लिया, कितना निकाल लिया 480, जो किसके बराबर है, इन सभी संख्याओं के योग के बराबर है। ये 480 क्या है, इन सभी संख्याओं का योग है। यदि हमको यहाँ पर x का वैल्यू और दे दिया होता तो ये कितना आता, आपका 480 ही आता, लेकिन हमसे क्या पूछा, यहाँ x का मान पूछा है, तो इसको हमने जोड़ लिया तो कितना आ गया 428x आ गया, 428 प्लस x आ गया, यहां से हमने x का मान निकाल लिया। बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सॉल्व करने के लिए। इसमें ये जो क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए लेके इसलिए आया हूं कि हमको क्या करना है कि इसको डायरेक्टली, इस क्वेश्चन के आंसर को हमको रट लेना है। मैं पहली बार आपसे कह रहा हूं कि मैथ्स में आपको रट लेना है, अर्थात कैसे रट लेना है समझ के। कैसे, देखिएगा क्या कह रहा है, m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है। क्या कह रहा है कि m संख्याओं का कितनी संख्याएं हैं, m संख्याएं हैं, m संख्याओं का आपको एवरेज कितना दे दिया है, आपको औसत दे दिया है m स्क्वायर, कितना n स्क्वायर दे दिया है। और क्या बोल रहा है कि n संख्याओं का आपको औसत कितना दे दिया है, m स्क्वायर दे दिया है। तो पूछ रहा है कि सभी संख्याओं, ये m प्लस n संख्याएं अर्थात सभी संख्याएं, तो m प्लस n संख्याओं का औसत बताइए, m प्लस n संख्याओं का औसत बताइए, का औसत। तो बताइए दोस्तों औसत का फॉर्मूला क्या होता है, सभी संख्याओं का योग भागे कुल संख्या। सभी संख्याओं का आप योग कैसे निकालोगे, m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, m संख्याओं का औसत m स्क्वायर है। औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग भागे, सभी संख्याओं का योग भागे क्या, कुल संख्या। ठीक है, औसत क्या दे दिया है आपको, m संख्याओं का औसत n स्क्वायर दे दिया है, ये आपको क्या दे दिया है, n स्क्वायर दे दिया है, और हमको उसका योग निकालना है। और ये क्या है, आपकी कुल संख्या कितनी है, m संख्याएं हैं, तो इन m संख्याओं का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, m संख्याओं का, ये क्या है, ये हम क्या निकाल रहे हैं, m संख्याओं का योग निकाल रहे हैं, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा m गुणे n स्क्वायर, m गुणे n स्क्वायर। ठीक इसी तरह से n संख्याओं का योग कितना होगा, यदि n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, जैसे यहां m संख्याओं का औसत n स्क्वायर था, तो हमने योग कितना निकाला था, m गुणे n स्क्वायर निकाला था। ठीक इसके लिए हम क्या निकाल लेंगे दोस्तों, n संख्याओं का योग क्या निकाल लोगे आप बताओ, यहां से इसका आप योग निकाल लोगे n गुणे m स्क्वायर, कितना आप निकाल लोगे। अब आप देखना क्या पूछ रहा है आपसे, m प्लस n संख्याओं का, तो देखो m प्लस n संख्याओं का क्या पूछा है आपसे, औसत पूछा है। और औसत क्या होता है, औसत क्या होता है समझिएगा, इसको नोट करो, फिर मैं इसी के आगे बताऊंगा आपको सॉल्व करके। देखो या तो फिर यहां देखना, ठीक है, चलो यही आपको समझाता हूं, इसको नोट कर लो पहले आप लोग, ये वाले पोर्शन को आप लोग, इस वाले पोर्शन को नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं आगे। ठीक है, तो देखो m संख्याओं का योग कितना आ गया था, m n स्क्वायर, और n संख्याओं का योग कितना आ गया था, n गुणे m स्क्वायर। ठीक है, ये हमने निकाला था इस तरीके से। अब समझना,
देखो m प्लस n संख्याओं का क्या निकालना है हमको? औसत। औसत बराबर क्या होता है बताओ मेरे को आप? क्या होता है? सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग भागे क्या? कुल संख्या। है ना, मैं इसको बार बार शॉर्ट में लिख रहा हूं, सभी संख्याओं का योग भागे क्या? कुल संख्या। सभी संख्याओं का योग मतलब क्या? m संख्याओं का योग और n संख्याओं का योग कितना आया था? अभी हमने देखा था कितना आया था? m संख्याओं का योग कितना आया था? m गुणे n स्क्वायर आया था। और n संख्याओं का योग कितना आया था? n गुणे m स्क्वायर आया था। और औसत में क्या आता है नीचे? कुल संख्या। तो कुल संख्या कितनी है? m संख्या और n संख्या। तो ये क्या हो जाएगा? नीचे क्या जाएगा? m प्लस n। अब आप देखो यहां से mn mn, तो दोस्तों यहां से बड़ा ध्यान समझना कि यहां आपको क्या हो रहा है। यहां से आपको दो संख्या, ये देखना, यहां से देखना, यदि आप यहां से कुछ कॉमन निकालना चाहोगे तो यहां से आप कॉमन क्या निकाल सकते हो? n। यहां से यदि आप एक n को कॉमन निकालो और यहां से आप यदि एक m को कॉमन निकालो तो दोस्तों यहां पर क्या बचेगा? देखना, ये वाले से क्या कर रहा हूं मैं? n बाहर निकालता हूं तो यहां क्या बचेगा? m गुणे n बचेगा। ठीक है, यहां m गुणे n बचेगा। और ये वाले से क्या कर रहा हूं? एक m बाहर निकालता हूं तो यहां भी क्या बचेगा? mn बचेगा। बताओ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? m प्लस n। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, यदि आप n का गुणा अंदर करोगे तो कितना होगा? m गुणे n स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा। तो दोनों यहां n स्क्वायर को मैंने कॉमन निकाल दिया, n को कॉमन निकाल दिया और यहां से मैंने m को कॉमन निकाल दिया, इस रूप में लिखा। अब देखो ये वाले टर्म में भी, पहले वाले में भी यहां पर ध्यान से देखना, यहां भी क्या है? mn कॉमन है और यहां भी mn कॉमन है। तो अब क्या करता हूं कि मैं mn को कॉमन को बाहर निकाल लेता हूं। इसमें भी mn है, इसमें भी mn है, तो यहां क्या कर लिया मैंने? m गुणे n बाहर निकाल दिया। तो अंदर क्या बचा? ये वाला n बचेगा और ये वाला m बचेगा, अर्थात क्या? m प्लस n बचेगा। और नीचे आपको क्या दिख रहा है? m प्लस n, m प्लस n, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ध्यान से समझना है ना, ये आपका क्या है? ये आपका इस स्टेप के बाद में ये स्टेप आ रहा है। ठीक है, हौच पौच मत होना, आराम से समझना। तो दोस्तों देखो, ये m प्लस n से ये m प्लस n कट जाएगा तो बचेगा क्या आपका? यहां से आपका फाइनल आंसर बचेगा m गुणे n, m गुणे n। तो देखो दोस्तों, आपको एग्जाम में मैंने आपको इसलिए सॉल्व किया, चाहो तो आप भी सॉल्व कर सकते हो, ये कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है तो क्या करोगे? आपको यदि योग निकालना है तो दोनों का गुणा कर दोगे, यहां भी दोनों का गुणा कर दोगे और नीचे क्या? कुल संख्या भाग देना है आपको, तो कुल कितना होगा? m प्लस n होगा। इसको सॉल्व करना कोई भी बड़ा 30 मार्क का काम नहीं है, लेकिन आपको बताना मैं यहां से ये चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। और हमेशा याद रखना कि कभी भी आपको बोलता है कि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा? तो डायरेक्टली आपको जवान में याद होना चाहिए कि इनका औसत क्या होगा? m गुणे n होगा। क्यों याद होना चाहिए दोस्तों? कि इसको सॉल्व जब एग्जाम में आप करोगे तो आपका 2 मिनट जाएगा। यदि आपको ये डेटा याद है कि भाई इसका और इसका जो आंसर होगा वो m गुणे n होगा, तो डायरेक्टली आप क्या करोगे? एग्जाम में टिक कर सकते हो डायरेक्टली। और ज्यादा फिर कुछ नहीं, यदि नहीं याद आ रहा है तो सॉल्व करोगे, क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। जब एग्जाम में आपको क्या करेगा? वो क्या करेगा? ऑप्शन दे देगा। पहला ऑप्शन कर देगा m गुणे n, दूसरा आपको दे देगा m प्लस n, सी कर देगा आपको m गुणे n, भाग में दे देगा m प्लस n। तो वहां आप क्या करोगे? फिर सॉल्व करोगे, और सॉल्व करोगे तो आपका 2 से 3 मिनट खर्च होगा। तो ज्यादा अच्छा है कि ये डायरेक्टली आपको याद रखना है। तो क्या होगा? इस क्वेश्चन, कभी भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो इसका एवरेज आपको याद रखना है m गुणे n। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं आगे बता रहा हूं। इसी में आपको एक क्वेश्चन कई बार और दिख जाता है। देखिए वो क्या होता है कि आपको बोल देगा कि x संख्याओं का, किसका? x संख्याओं का, x संख्याओं का औसत, x संख्याओं का औसत y है तथा y संख्याओं का, y संख्याओं का औसत, y संख्याओं का औसत x है। तो x प्लस y का औसत क्या होगा? x प्लस y का
औसत क्या होगा होगा। यह आपसे एग्जाम में ऐसा प्रश्न दोस्तों पूछ सकता है। जैसे ये आपको क्या हुआ, m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, तो वैसे क्या करेगा, आपको बोल देगा x संख्याओं का औसत y है और y संख्याओं का औसत x है। इस क्वेश्चन में दोस्तों ये क्या है, यहां से आपको क्वेश्चन ही पूछ सकता है, आपको यहां से क्वेश्चन ही पूछ सकता है। सपोज मान लीजिए आपसे यहां क्या देता कि 20 संख्याओं का औसत, सपोज करिएगा आपसे एग्जाम में पूछ लेता यहां की 20 संख्याओं का औसत 30 है, समझिएगा। और आपसे क्या कहता कि यहां से क्या 30 संख्याओं का औसत, 30 संख्याओं का औसत 20 है। यह आपसे क्या कहता 20 संख्याओं का औसत 30 है, या मान लीजिए एक सेकंड ना, देखिएगा आपको क्या बोल देगा कि 20 संख्याओं का औसत, 20 संख्याओं का औसत क्या है आपका 9 है, ठीक है। और आपसे क्या कह देगा कि 3 संख्याओं का औसत, 3 संख्याओं का औसत आपको क्या कर देगा इसको, ये आपको कर देगा या इसको क्या कर लो आप 8, एक सेकंड ना समझने के लिए बता रहा हूं आपको। 8 संख्याओं का औसत 9 है और 3 संख्याओं का औसत क्या है आपका, 3 संख्याओं का औसत आपका 2 है। तो आप n प्लस n संख्याओं का औसत बताइए। तो डायरेक्टली आप फॉर्मूले को यूज करके यहां से क्वेश्चन को आंसर को निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहां पर क्या कर रहा है, देखिए यहां से क्या बोल रहा है आपसे x संख्याओं का औसत y है और y संख्याओं का औसत क्या है आपका x है, ठीक है। अभी इसको आप छोड़िएगा, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, है ना, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। आपको सिंपली इतना समझना है, आपको इतना समझना है केवल कि यदि x संख्याओं का औसत, x संख्याओं का औसत, कुछ डिस्टर्ब हुआ, ठीक है, x संख्याओं का औसत y है और y संख्याओं का औसत x है, तो x प्लस y का औसत, x प्लस y का औसत क्या होगा। तो डायरेक्टली क्या करना है आपको, ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको इसका क्या करना है, ऑप्शन को, आंसर को याद रखना है डायरेक्टली। तो इसमें क्या करना है, सीधे आपको इसको जब सॉल्व करोगे, ये आपको घर जाके सॉल्व करना है। तो 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। जैसे आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में m गुणे n याद रखना है ना, मैं आपको पहली बार मैथ्स में याद रखने के लिए बोल रहा हूं, और कोई इसमें रट्टा मारने नहीं बोल रहा हूं, इसको आप घर में जाके सॉल्व करोगे तो आपको इतना ही आंसर मिलेगा। लेकिन कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है तो वहां आपको सॉल्व ना करना पड़े, इसलिए कह रहा हूं कि आपको ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्टली याद कर लेना है कि यदि x संख्याओं का औसत y है, y संख्याओं का औसत x है, ये क्या हो रहा है, देखो उल्टा हो रहा है, x का y और इस बार y का x हो रहा है। तो x प्लस y संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप बताओगे 2xy भागे x प्लस वाई, ठीक है। इन दोनों को नोट कर लीजिए दोस्तों, डायरेक्टली आपको इसका मान याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, 10 संख्याओं का औसत 30 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत कितना होगा। देखना समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो क्या बोल रहा है, 10 संख्याओं का औसत आपको एवरेज कितना दे दिया है, 10 संख्याओं का आपको एवरेज दे दिया है कितना, 30। तो दोस्तों यहां से समझना आपका योग कितना होगा, यहां से आप योग कैसे निकालोगे, 10 संख्याओं का योगफल। यदि आपको 10 संख्याओं का एवरेज 30 दिया हुआ है तो योग कैसे निकालोगे, 30 गुणे 10। ये पता है ना आपको फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज बराबर क्या होता है, सम, ये क्या योग भागे डिवाइड में क्या टोटल नंबर, ठीक है। टोटल नंबर आपको कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, एवरेज कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, 10 में 30 का गुणा, ये कितना दिया हुआ है, यहाँ को 30 दिया हुआ है, ये आपको 10 दिया हुआ है। आपको सम निकालना है तो क्या करोगे, इसमें गुणा कर दोगे, तो ये कितना आ गया आपका योग कितना आ गया, 300 आ गया। अब क्या कहता है आपसे कि यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, कितनी संख्या है, 10 संख्या है, हमारे पास में नंबर कितने हैं, 10। यदि प्रत्येक संख्या में क्या कर दिया जाए, 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत कितना होगा। यदि यदि एक संख्या में 5 जोड़ते तो कितना होता, 5 होता। 10 संख्या में 5 जोड़ना है तो क्या करेंगे, सीधे क्या कर देंगे, 50 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 50 हो जाएगा। समझना क्या कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें। हमारे पास में कुल कितनी संख्याएं हैं, 10 संख्याएं हैं, 10 संख्याओं में 5 जोड़ना है, 10 संख्याओं में को 5 जोड़ना है, तो कुल कितना हो जाएगा ऐड, एक संख्या में 5 तो 10 10 के लिए कितना 50, तो कुल कितना मान बढ़ जाएगा, 50 बढ़ जाएगा। पहले हमारा एडिशन कितना आ रहा था 10 संख्याओं का, 300 आ रहा था, अब कितना आएगा दोस्तों, सब में 5 जोड़ दिए तो कितना बढ़ गया, 50 बढ़ गया। तो अब हमारा योग कितना आएगा,
अब जो योग आएगा वो कितना आएगा आपका 350 आएगा। समझ में आ रहा है आपको यहां पास? भाई 10 संख्याओं का एवरेज 30 है, तो योग कितना हो गया 300। अब प्रत्येक संख्या में क्या कर रहा है 5 बढ़ा रहा है। मतलब यदि मान लो कि पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या करते करते कितनी 10 संख्या है, सब में क्या कर रहा है 5 को जोड़ रहा है, 5 को जोड़ रहा है, सब में क्या कर रहा है 5 को जोड़ रहा है। कितनी बार जोड़ रहा है 10 बार जोड़ रहा है। तो बताओ कितना एडिशन हो गया 5 गुणे 10 अर्थात 50, 50 बढ़ गया। तो कितना योग हो गया 350 हो गया। अब आपको क्या करना है एवरेज निकालना है, नया औसत। तो कितनी संख्या है, अभी भी हमारे पास संख्याएं तो 10 ही हैं। तो क्या कर दोगे इसको, यदि आपको एवरेज निकालना हो, योग कितना आ गया आपका 350, तो यदि आपको एवरेज निकालना है तो क्या कर दोगे, योग में क्या कर दोगे 350 में संख्या का भाग दे दोगे, 10 का भाग दे दिया तो कितना आ गया आपका 35 आ गया। तो ये कितना आ गया दोस्तों, यहां पर ध्यान देना कितना आ गया आपका एवरेज औसत, कितना आ गया आपका 35 आ गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाने का मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं आपके क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूं और आपका आंसर आ गया, बात खत्म। आपके एग्जाम में अभी मंडी परीक्षा, जो आपका मंडी निरीक्षक का एग्जाम हुआ था दोस्तों, तो मंडी निरीक्षक में इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा है। जो लॉजिक इस क्वेश्चन में लग रहा है वो लॉजिक आपको वहां लगाना था, ठीक है। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही मैं कहूंगा बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न था वो। समझना कैसे, देखो क्या हो रहा है कि 10 संख्याओं का आपको औसत कितना दिया हुआ है 30। अब क्या कह रहा है कि सब में क्या कर रहा है वो 5 को बढ़ा रहा है, प्रत्येक में 5 को बढ़ा रहा है, प्रत्येक में, ठीक है। क्या कर रहा है कि प्रत्येक में 5 को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो देखो मैं आपको यहां से बतलाना क्या चाहता हूं कि हमारे पास में 10 संख्याएं हैं, उनका औसत कितना दिया हुआ है हमारे पास में। देखिए कुल संख्या कितनी है 10, इनका एवरेज कितना दिया हुआ है आपको, औसत 30 दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है, देखिए यहां से हर संख्या में 5 को बढ़ा रहा है। मतलब क्या हुआ कि सब में 5 को बढ़ा रहा है, यहां से पकड़ना यह है तो आपके एवरेज में कितना बढ़ जाएगा, जब सब संख्याओं में 5-5 की वृद्धि हो रही है। और एवरेज क्या होता है, सबकी वृद्धि, जब आप एवरेज निकालोगे यहां से समझना यह है कि जब सब में 5-5 की वृद्धि हो रही है तो एवरेज में दोस्तों यहां से आपको देखने को मिल रहा है आपका नया एवरेज कितना आ गया 35 आ गया। अर्थात पुराना एवरेज आपका 30 था और आपका नया एवरेज कितना आया 35 आया। सब में वृद्धि जितनी की हुई उतने की वृद्धि आपके एवरेज में हुई। समझना आपको यह है दोस्तों इस क्वेश्चन में, यदि सब में बढ़ाता है 5-5 को तो आपके औसत में वृद्धि कितनी होगी, सिर्फ 5 की ही होगी। यदि ये बोलता कि वह सब में 2-2 की कमी हो रही है, यदि सब में 2-2 की कमी कर रहा होता, यहां क्या कर रहा है आपका 5 जोड़ रहा है, सपोज कहता कि सब में 2-2 की क्या हो रही है कमी हो रही है, तो आपका नया औसत कितना होगा। तो कुछ नहीं करना था, आपको 30 में से 2 को घटा देना था। 5 की वृद्धि सब में हो रही है तो 30 में 5 आप जोड़ दोगे डायरेक्टली। तो आपको इसको सॉल्व नहीं करना है। अब इसको आप लोग को दिमाग में बैठा लेना है कि कभी भी क्या करेगा, हमको कुछ ऐसा क्वेश्चन देगा कि आपको दी हुई संख्याओं का औसत इतना है, यदि प्रत्येक संख्या में इतना जोड़ दिया जाए तो क्या करोगे, डायरेक्टली आप उसके एवरेज में 30 दिया हुआ है तो 30 में उस संख्या को जोड़ दोगे, या जो भी दिया होगा, अभी मैं आपको बता रहा हूं, जो भी दिया होगा क्या करोगे, डायरेक्टली आपको उसके एवरेज में उस संख्या को जोड़ देना है। किसी संख्या की कमी हो रही है, सपोज कहते हैं कि प्रत्येक संख्या में 2 की कमी हो रही है, तो क्या करोगे, डायरेक्टली आप वहां से 30 में 2 को घटा दोगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बताने का मतलब यह था कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको इस कॉन्सेप्ट को बना लेना है, कॉपी में नोट कर लेना है कि कभी भी हमारे पास में कुछ संख्याएं दी हुई है और उनका एक एवरेज औसत दिया हुआ है और हमसे कहा है कि प्रत्येक संख्या में किसी संख्या की वृद्धि होती है या कमी होती है, तो क्या करोगे, सीधे आप उस औसत में उस संख्या को वृद्धि बोल रहा है जोड़ दोगे और कमी कह रहा है तो उसको माइनस कर दोगे, ठीक है। चलिए तो उसको नोट करिए। तो ये आपको डायरेक्टली आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि कभी भी हमको वृद्धि कमी कहता है तो डायरेक्टली क्या करना है हमको, वृद्धि कमी क्या, सब में प्रत्येक संख्या में, ऐसा नहीं कि वो कि शुरुआत की 2 में कर रहा है और अंत की 2 में कर रहा है। जब सब में वृद्धि होगी तो आपके एवरेज में भी उसी संख्या की क्या होगी, वृद्धि होगी। जब सब में कमी होगी तो आपके औसत में भी क्या है, उसी संख्या की कमी होगी। चलिए नोट कर लीजिए, आगे समझते हैं फिर अब। अब देखिएगा, ये जो जिस क्वेश्चन की बात कर रहा था ये आपके मंडी निरीक्षक एग्जाम में, किसमें, ये आपके मंडी निरीक्षक जो अभी आपका फरवरी में हुआ था ना आपका मंडी निरीक्षक, ये आपके मंडी निरीक्षक के एग्जाम में ये प्रश्न को दोस्तों पूछा गया है, ठीक है। आपने जिसने दिया होगा उसको ये पता होगा। क्या कहता है कि 5 वर्ष पहले ए बी सी डी की औसत आयु कितनी है, 45 वर्ष है। देखिए कितने लोग हैं हमारे पास में, 4 लोग हैं, ए बी सी डी। कितने लोग हैं हमारे पास में, 4 लोग हैं।
इनकी औसत आयु कितना है, अर्थात इनका हमको क्या दिया हुआ है, औसत आयु। औसत आयु कितना दिया हुआ है, 45। ये कब की बात कर रहा है, 5 वर्ष पहले। कब, 5 वर्ष पहले। यदि आज वर्तमान है तो 5 वर्ष पहले ये जो आपको औसत आयु दिया हुआ है, ये जो आपको एवरेज उनका एज दिया हुआ है, ये कब की बात है, ये आपके 5 साल पहले, 5 वर्ष पहले। अब आगे पढ़िए क्या कहता है, अब ई के, समझना, अब मतलब क्या, अब अर्थात क्या, अब वर्तमान की बात कर रहे हैं। 5 वर्ष पहले इनका औसत इतना था, अब कह रहा है कि अब ई के उनके साथ जुड़ने से सभी पांचों का औसत 49 वर्ष हो जाता है। अब अर्थात क्या, आपका वर्तमान में बात कर ले, वर्तमान में। अब मेरे को आप एक चीज बताओ, 5 साल पहले इन सभी की आयु कितनी थी, सभी की आयु का औसत कितना था, 45 वर्ष था। अब क्या हो रहा है, 5 साल बाद, वर्तमान का मतलब क्या कि ये 5 वर्ष पहले थे, अर्थात क्या 5 साल बाद ये वर्तमान हो गया। तो 5 साल पहले सपोज मान लो कि एक ही आयु 10 वर्ष थी, सपोज मान लो कि एक ही आयु 10 वर्ष थी 5 साल पहले, तो 5 साल बाद एक ही आयु कितनी होगी, आप मेरे को बताओ, 15 वर्ष हो जाएगी। भाई 5 साल पहले उसकी आयु 10 वर्ष थी, अब 5 साल बाद कितनी होगी, 15 वर्ष हो जाएगी। सपोज मान लो बी की आयु 5 साल पहले 20 वर्ष थी, तो अब कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। सी की मान लो 30 वर्ष थी, तो अब कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी। ये समझ रहे हो ना, आ रहा है ना समझ में। मैं क्या कह रहा हूं कि 5 साल पहले, सपोज मान लीजिए कि 5 साल पहले ए की आयु 10 साल थी, बी की आयु 20 साल थी। यदि 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले ए की आयु 10 साल थी, तो आज वर्तमान में, अर्थात क्या 5 साल बाद की बात हो रही है। आज आप 5 साल पहले 10 साल के थे, तो आज कितने साल के हो गए, 15 साल के हो गए। तो क्या हो गया, वर्तमान कितना हो गया, यदि 5 साल पहले 10 था तो वर्तमान कितना हो गया, 15 हो गया। ये समझ में आ रहा है। तो यहां से आपको ये देखना है, देखो यदि इसकी 20 थी तो ये 25 हो गई, यदि इसकी 30 होती तो ये 35 होती, यदि इसकी 40 होती तो ये कितनी होती, 45 होती। समझना, ये आपको बताने का मतलब क्या है कि देखो सबकी आयु में क्या हो रहा है, 5 5 5 5 ऐड हो रहा है। और अभी इसके पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि जब प्रत्येक में किसी संख्या का क्या हो, एडिशन हो, प्रत्येक संख्या में किसी संख्या को जोड़ा जाए तो उसके औसत में क्या होता है दोस्तों, वही संख्या का क्या करते हैं, हम एडिशन कर देते हैं। यदि ये कहता कि कमी हो रही है तो क्या करते हैं, उसके औसत में कमी कर देते हैं। तो यहां 5 साल पहले इनकी औसत आयु 45 वर्ष थी, 5 साल बाद अर्थात सब में क्या हो रहा है, 5 साल ऐड हो रहा है, तो आपके औसत में भी क्या होगा दोस्तों, 45 प्लस 5। ये आपको पकड़ में आया। इसीलिए मैं आपको इसकी पहले वाले क्वेश्चन में आपको मैं इसका कॉन्सेप्ट बताया था। तो क्या करना है कि ऐसे क्वेश्चन जब आपको मिलेगा डायरेक्टली, आपको क्या करना है कि एवरेज में 5 जोड़ देना है। क्यों, क्योंकि सब में 5 5 जोड़ रहा है, तो औसत क्या होगा आपका, 5। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब आपका नया औसत क्या हो गया दोस्तों, अभी आपका नया औसत कितना हो गया, 50। तो अब आप इसका योग निकाल लो, ए बी सी डी। ये 5 साल पहले इनका औसत 45 वर्ष था, और वर्तमान में अभी अभी अब मतलब क्या, अब वर्तमान में कितना हो गया, इनका औसत 50 हो गया। यदि इनका औसत 50 है तो चारों का योग क्या होगा, एबीसीडी का योग क्या होगा, समझना। तो आपका एबीसीडी का योग कितना होता है, औसत गुणे कुल संख्या। तो क्या कर दोगे आप, 50 गुणे 4 कितना होगा, ये 200। अब आपसे क्या कह रहा है कि अब अर्थात वर्तमान में उनके साथ में एक व्यक्ति और जुड़ गया, कौन सा, ई। इस ई के जुड़ने से उन पांचों का औसत कितना हो गया, 49 वर्ष हो गया। कितना हो गया, 49 वर्ष हो गया। उन पांचों के जुड़ने से, ई के जुड़ने से, इस ई के जुड़ने से उन पांचों का औसत कितना हो गया, 49 वर्ष हो गया। अभी तक चार का औसत कितना था, 50 साल था, और उनका योग कितना था, 200 था। अब क्या हो गया आपका, ए बी सी डी, और साथ में कौन आ गया, ई। ये ई के आने से क्या हो गया कि इनका एवरेज, समझना, इनका एवरेज कितना हो गया, 49 हो गया। यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को, कितना हो गया, 49 हो गया। किसके, ई के आने से। कुछ कहानी समझ में आ रही है, क्या हो गया, कहानी ये समझ में आ रही है सर कि जब ये एबीसीडी 4 लोग थे तब इनका औसत 50 था, पांचवें के आने से क्या हो गया, इनका औसत 49 हो गया। मतलब क्या, इनका औसत कम हो गया। पहले 4 लोगों का औसत 50 था, पांचवें के जुड़ने से क्या हो गया, इनका औसत कम हो गया।
अभी मैं आपको उस एडवांस कॉन्सेप्ट को नहीं बता रहा हूं, अगली क्लास में बताऊंगा। यहां बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो गए, लेकिन समझना क्या हो रहा है कि पांचवें के आने से औसत में क्या हो रही है, कमी हो रही है। किसी नए व्यक्ति के आने से औसत में कमी हो रही है। इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समझना। तो देखो, अब इन पांचों का योग कितना होगा, आप देखना इन पांचों का योग कितना होगा। तो योग कैसे निकालोगे, आप एवरेज में संख्या का गुणा कर दोगे। तो एवरेज कितना है 49 और संख्या कितनी है 5। अब ई भी ऐड हो गया है तो योग कितना हो जाएगा। अब ई के जुड़ने के बाद में उन सभी का योग कितना होगा, 49 गुणे 5, 49 गुणे 5 कितना होगा, 9 पन्ना 45, 4 आया और 5 चौक 20 और 4 24, कितना हो गया 245। 245 आपसे क्या पूछ रहा है, ई की आयु पूछ रहा है। तो क्या करोगे आप, ए बी सी डी ई है और यहां पास में क्या है, ए बी सी डी है। तो आप 245 में से यदि आपको ई की आयु निकालना है, यदि आपको ई की आयु निकालना है तो क्या करोगे आप, इस 245 में से, इस 245 में से क्या करोगे आप, 200 को माइनस कर दोगे। क्यों, ए बी सी डी अर्थात क्या, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का योग कितना है, 200 है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का और ई इसका योग कितना है आपका, 245 है। तो इसमें से आप इसको माइनस कर दोगे, 245 में से आप 200 को माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ई मिल जाएगा। भाई इसमें से माइनस कर दोगे तो ये एबीसीडी ई में से एबीसीडी को माइनस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, ई मिल जाएगा। तो कितना आ गया आपका, ई की आयु कितनी आ गई दोस्तों, 45 साल। कितना आ गया आपका, 45 साल। सी आंसर 45 ईयर। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को आपको समराइज समझना है, इसको आप नोट करना। मैं आपको इसकी समराइज वे में बताता हूं कि आपको एग्जाम में सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व आपको ऐसे ही करना है, लेकिन कॉन्सेप्ट पता होने के बाद आपको कैसे सॉल्व करना है वो बतलाता हूं। इसको आप लोग नोट कर लो। चलिए देखिए, सिंपल समझना क्या बोल रहा है। देखो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, हमको इनका एवरेज कितना दिया हुआ है, 5 साल पहले का, 5 साल पहले कितना दिया है, 45। वर्तमान में कितना होगा, अर्थात 5 साल बाद। सब में क्या हो रहा है, सब में 5 5 जुड़ जाएगा। तो आपके एवरेज में क्या होगा दोस्तों, आपके एवरेज में भी 5 जुड़ जाएगा। तो ये कितना हो गया आपका, 50 हो गया। अब ई और जुड़ रहा है, अभी तक कितना था, एबीसीडी ही था। तो अभी क्या कर दिया, एबीसीडी के साथ में हमने क्या कर दिया, इस ए बी सी डी के साथ में क्या कर दिया, ई को और जोड़ दिया। तो एवरेज कितना हो गया, 49 हो गया। तो योग कितना होगा दोस्तों, तो योग हमारा कितना हो गया, 49 गुणे, योग हो गया 49 गुणे कितना आपका 5 कितना 245। यहां आपका एबीसीडी का योग कितना आ रहा था, 200। आपको ई निकालना है तो इसमें क्या करोगे, इसमें आप एबीसीडी प्लस ई में यदि आप एबीसीडी को माइनस कर दोगे, ये वाले को माइनस कर दोगे तो 200 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा आपका, 45 आएगा। कितना आएगा आपका, उसकी ई की एज कितनी आएगी, 45 आएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 संख्याओं में से पहली 5 संख्याओं का औसत 20 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 24 है, तो अंतिम संख्या 36 है, तो पहली संख्या ज्ञात करो। देखो, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, 6 संख्याओं में से पहली 5 संख्याओं का हमारे पास में कुल संख्या कितनी है, 1 से लेकर 6 तक है। क्या कहता है, 1 2 3 4 5, पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है, ये पहली 5 संख्या है, इनका आपको एवरेज कितना दिया हुआ है, 20। पहली 5 संख्याओं का यदि एवरेज आपको 20 दिया हुआ है तो इनका योग कितना होगा, सम कितना होगा आप बताओ मेरे को। 20 गुणे 5 अर्थात कितना हो जाएगा, 20 गुणे 5 बराबर कितना होगा, 100। फिर क्या कह रहा है, अंतिम 5, अंतिम 5 का मतलब क्या, पहले को छोड़ दो तो 1 2 3 4 5 6 अर्थात 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, ये कितना हो गया, 2 3 4 5 6, ये भी 5 संख्या हो गई। इनका आपको एवरेज कितना दिया हुआ है, कितना दिया है, 24। तो इनका सम क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 24 गुणे 5, 24 गुणे 5 बराबर क्या, 120। यदि आपको बोल रहा है कि छठवीं संख्या या अंतिम संख्या का मतलब क्या, आपका छठवीं संख्या की बात कर रहे हैं। छठवीं संख्या आपको 6 नंबर आपको कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है। तो आपसे पहली संख्या पूछ रहा है तो पहली संख्या ज्ञात करो। देखो भाई,
2 3 4 5 6, यदि मैं इन संख्याओं को जोड़ता हूं तो कितना आ रहा है? 120 आ रहा है। ठीक है, 120 आ रहा है। तो यदि मैं इसमें से छठवीं संख्या को माइनस कर दूं, छठवीं संख्या कितनी है? 36 है। इस 2 3 4 5 6 में से यदि मैं 36 को माइनस कर दूं तो क्या मिल जाएगा मेरे को? 2 3 4 और 5 का सम मिल जाएगा। 2 3 4 5 6 के योग में कितना है? इसका योग 120 है। उसमें से यदि मैं छठवीं संख्या को माइनस कर दूं, छठवीं संख्या आपको दिया हुआ है 36, तो अर्थात मैं क्या करता हूं? 2 3 4 5 का योग हमको निकालना है, इसका योग निकालना है। तो आप कैसे करोगे? आप 2 3 4 5 6 का योग कितना था? 120 था। इस 120 में से क्या करोगे? आप 36 माइनस कर दोगे। तो दोस्तों कितना आएगा दोस्तों यहां पास है? ये कितना हो जाएगा आपका? आपका 16, अर्थात ये कितना हो गया आपका? 84, 84 आएगा। तो ये क्या हो गया आपका? 2 3 4 5 का योग हो गया। हमसे क्या पूछ रहा है? पहली संख्या पूछ रहा है। यहां पास देखो आपका 1 2 3 4 5, इन सभी का योग कितना है? 100 है। और हमको 2 3 4 5 अर्थात इस 2 3 4 5 का हमको योग कितना पता है? 84 पता है। 84 पता है। तो क्या कर देंगे हम? इसमें से माइनस कर देंगे। ये जो आपका 1 से लेकर 5 तक का योग है कितना है? 100 है। इस 100 में 2 3 4 5 का योग कितना है? 84 है। यदि हम इसको माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगी? पहली संख्या मिल जाएगी। तो माइनस कर दो। तो 100 में से आप, यदि आप 100 में से 84 को माइनस करो तो दोस्तों कितना आएगा? बताओ कितना आएगा? 16। तो पहली संख्या क्या हो गई आपकी? 16। 100 में से 84 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका? 16। तो पहली संख्या कितनी होगी आपकी? 16। हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है देखिएगा, 9 संख्याओं का औसत 50 है। 9 संख्याओं का औसत 50 है। पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 है। तो छठी संख्या ज्ञात करो। तो छठी संख्या ज्ञात करो दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है। मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर रहा हूं। देखिए क्या बोल रहा है कि 9 संख्याओं का, 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का औसत कितना है? आपको एवरेज दिया हुआ है कितना? कितना दिया है आपको? 50 दिया हुआ है। अब क्या कहता है कि पहली 5 संख्याओं का, 1 से लेकर 5 तक का, 1 से लेकर 5 तक का आपको क्या दिया हुआ है? औसत आपको 54 दिया हुआ है। ठीक है। और अंतिम 3 संख्याओं का, अर्थात 1 से लेकर 5 तक का आपको दिया हुआ है। फिर कौन सी आएगी? छठवीं संख्या आएगी। उसके बाद क्या है? 7 8 और 9। तो 1 से लेकर 5 तक का आपको औसत कितना दिया हुआ है? 54 दिया हुआ है। अंतिम 3 का कितना दिया हुआ है आपको? औसत 52 दिया हुआ है अंतिम 3 का। तो आपसे पूछ रहा है छठवीं संख्या ज्ञात करो। देखो 1 से लेकर 5 तक का औसत कितना है? 54 है। अंतिम 3 अर्थात 7 8 9 का कितना है? 52 है। तो क्या करना है आपको? छठवीं संख्या पूछ रहा है। हमको कुछ नहीं करना है। 1 से लेकर 9 तक की संख्या का औसत कितना है? 50 है। तो इनका योग कितना होगा? गुणा 9 कर दोगे, कितना हो गया? 450 हो गया। 1 से लेकर 5 तक का कितना है? 54 है। तो 54 गुणे क्या कर दोगे? 5 कर दोगे। अंतिम 3 का कितना है? 52 है। तो 52 गुणे 3 कर दोगे तो प्रथम 5 संख्याओं का योग आपको मिल जाएगा और अंतिम 3 संख्याओं का आपको योग मिल जाएगा। तो इनको जो आपका इसका एडिशन है कितना आएगा? 5 चौक 20, 2 5 पच्चे 25 और 2 27, 270। ये कितना आएगा? 3 दूनी 6 और 5 तिहाई 15। तो 270 और आपका इसमें से आप माइनस कर दोगे 270 और कितना आपका 156। तो जो आपको इसका आंसर मिलेगा दोस्तों वो क्या होगी? आपकी छठवीं संख्या होगी। आपको इसको आंसर में, कमेंट में आपको इसका आंसर बतलाना है कि छठवीं संख्या कितनी आ गई। अर्थात इनका आंसर, इसको आप मेहनत करोगे तो आपको कमेंट करके बतलाना है। वो इसलिए पूछ रहा हूं कमेंट करके बतलाना है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है। तो कुछ नहीं करना रहता है। आपको टोटल कितना दिया हुआ है उसका योग निकाल लो। पहली से 5 तक का आपको सब एवरेज दिया हुआ है तो उसका योग निकाल लो। अंतिम का योग दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है, उसका योग निकाल लो। इन दोनों को जोड़ दो तो बचेगा केवल 6। कुल में से उसको माइनस कर दो तो आपको छठवीं संख्या मिल जाएगी। ठीक है। चलिए भाई नोट करिए इसको।
ठीक है, चलिए तो उसको आपको उसका आंसर बतलाना है कि छठवीं संख्या का आंसर क्या आएगा दोस्तों, ये आपको कमेंट करना है। चलिए मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, देखिएगा। देखो क्या कर रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमसे एग्जाम में क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 30 है। 10 संख्याओं का औसत आपको 30 दिया हुआ है। ये कितनी है आपकी, ये आपकी संख्या है और ये क्या है आपका औसत। 10 संख्या का आपको औसत दिया हुआ है 30, तो इसका योग कितना होगा बताओ, योग कितना होगा 300, ये आप निकाल लोगे। ठीक है, अब क्या कहता है कि बाद में पता चलता है कि उनमें से दो संख्याएं 15 और 23 के स्थान पर गलती से हमने कितना लिख दिया था, 51 और 32 लिख दी थी। तो सही औसत क्या होगा। ये जो आपकी 10 संख्या थी, इस 10 संख्या में हमने क्या करा कि दो संख्या जो कि क्या थी 15 थी और 23 थी, इसको क्या कर दिया था दोस्तों हमने गलती से, इसको हमने गलती से क्या कर दिया था 51 और आपका 32 लिख दिया था। 15 को हमने 51 पढ़ लिया और 23 को हमने 32 पढ़ लिया। तो दोस्तों यदि आपका ये गलती से पढ़ लिया तो हमको क्या मिला था, ये हमको गलती से पढ़ने पे हमको ये मिल गया था। तो पूछ रहा कि बताइए सही औसत क्या होगा। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 51 और 32 को जोड़ दो, कितना होता है 51 और 32 को जोड़ दो कितना आएगा, ये कितना हो गया आपका 2 और 1 3 और 5 और 3 8। 15 और 23 कितना होगा 5 3 8, 15 और 23 को जोड़ दो कितना होगा, ये कितना हो गया 5 3 8 और ये कितना हो गया 2 और 1 3। तो क्या करोगे आप, देखो गलती से हमने क्या लिखा है 51 और 32 लिख दिया है, सही क्या था 15 और 23 था। दोनों का योग कितना आ रहा है 83 और इनका योग कितना आ रहा है 38। तो क्या करोगे आप इस 83 में 38 को माइनस कर दोगे, कितना आएगा 13 में से 8 जाएगा तो बताओ कितना बचा, ये हो गया आपका 5 है ना, और ये कितना हो जाएगा आपका 4 45, कितना हो गया 45। तो अर्थात हमने क्या कर दिया गलती से 45 ज्यादा ले लिया है अपने किसमें योग में, पूरी संख्याओं में हमने 45 ज्यादा ले लिया है। तो क्या करोगे आप इस 300 में, ये 300 में क्या करोगे इस 45 को आप क्या कर दोगे माइनस कर दोगे। तो दोस्तों क्या करोगे आप 300 में 45 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा बताओ, यहां से आएगा आपका 255। ठीक है, तो कितना आ गया आपका 255 आ गया, 255 आ गया। तो क्या कर दोगे यहां से आप, आपका ये क्या है, ये आपका 255 क्या आया, ये 255 आपका, यदि आप गलती नहीं करते तब आपका योग कितना आता 255 आता। तो अब आपको क्या निकालना है, सही औसत निकालना है। यदि हम गलती नहीं करते तो दोस्तों हमारा, यदि हम गलती नहीं करते आपको निकालना क्या है सही औसत, सही औसत आपको निकालना है। यदि हम गलती नहीं करते तो हमारा योग कितना आ रहा था, हमारा योग आ रहा था 255 55। तो अब आपको क्या निकालना है, सही औसत निकालना है। तो योग में क्या करोगे संख्या का भाग दे दो, कितनी संख्या है 10 संख्या है, तो कितना आएगा आपका 25.5 25.5 आंसर। ठीक है, तो दोस्तों ये जो आपके एवरेज के करीबन करीबन आज हमने 7 से 8 टाइप के क्वेश्चन कवर किए। अब आपकी नेक्स्ट क्लास में एवरेज से क्या करेंगे हम, जितने भी आपके नंबर सिस्टम से क्वेश्चन बनते हैं एवरेज में, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम प्राकृतिक 10 संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 3 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होगा। इसके बाद में सोमवार मंगलवार का यदि टेम्परेचर इतना है, मंगलवार बुधवार का इतना है, तो गुरुवार का कितना होगा। ये जो टेम्परेचर पे आधारित क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन आता है आपका रन रेट पे आता है कि एक खिलाड़ी 16 पारियों में इतने रन बनाता है, तो अपनी 17वीं पारी में वो कितने रन बनाएगा। तो आपके क्रिकेट की पारियों पे आधारित प्रश्न आते हैं। तो अपनी नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम उसको कवर करेंगे। और आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के जो आपके टाइप होते हैं उनको कवर किया है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में सिर्फ इतनी रखते हैं, मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो एवरेज पर अंतिम क्लास होगी दोस्तों, और एवरेज से आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न दोस्तों आने ही आने हैं, इसलिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। चलिए तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।